अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुमायूं कामरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स विदेश के। इस चैनल का मकसद आपकी मुलाकात डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेशनल से करवाना है। इसके अलावा आपकी मुलाकात ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से भी करवाना है जो सोसाइटी और लोगों की बेहतरी के लिए अपने अपने शोबों में खिदमत अंजाम दे रही हैं। आज के इस सेशन में हमारी गेस्ट हैं मिस मुबशरा जब्बार। ये सीईओ हैं एक एजुकेशनल एंड क्लिनिकल सेटअप की, जो लाहौर में क्रेडल टू क्रियॉन्स लर्निंग सेंटर दैट इज सीएलसी के नाम से काम कर रहा है। आइए इनसे मिलते हैं और सीएलसी के बारे में मजीद जानते हैं। थैंक यू वेरी मच मिस मुबशरा जब्बार कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला एंड वी वेलकम यू एट आवर चैनल। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और मैं खुश हूँ कि मैं यहाँ पर हूँ और मैं यहाँ पर अपने बारे में और अपने सेंटर के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे सकूँ। जी, तो मिस मुबशरा जब्बार, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि सीएलसी है क्या, आप लोग कब से काम कर रहे हैं और लाहौर में आप लोग कहाँ मौजूद हैं? सीएलसी बेसिकली एक सेंटर है, एक क्लिनिक है और एक इंक्लूसिव सेटअप है। मैं ये तमाम चीजें इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम इन तमाम चीजों को केटर कर रहे हैं यहाँ पर। अगर आप क्रेडल टू क्रियोन लर्निंग सेंटर एक जौहर टाउन में है और एक जुबली टाउन में, हमने अपनी सेकंड ब्रांच अभी स्टार्ट की है। बेसिकली ये सेंटर है उन बच्चों के लिए जो डेवलपमेंटल डिलेज के साथ हैं, कोई भी डिसऑर्डर के साथ हो, ऑटिज्म है, डाउन सिंड्रोम है, एडीएचडी है या कोई स्लो लर्नर्स हैं, उन तमाम बच्चों के साथ जो है, जो बच्चे इन डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के साथ हैं, उन सबको हम ट्रीट कर रहे हैं इसके। और सेकेंडली हम यहाँ पर ग्रुप थेरेपीज कर रहे हैं, इंडिविजुअल थेरेपीज कर रहे हैं और हम मेन स्ट्रीम के लिए बच्चों को प्रिपेयर भी कर रहे हैं। राइट, तो आपने ये तो बताया कि आप किन चैलेंजेस को डील कर रही हैं, ज़्यादा डेवलपमेंटल जिसमें ऑटिज्म है, डाउन सिंड्रोम है, लर्निंग चैलेंजेस हैं एंड सो ऑन। लेकिन हमें ये भी बताइए कि किस एज ग्रुप के बच्चों के साथ आप लोग डील कर रहे हो? बेसिकली हम लोग मोस्टली बच्चे जो हैं वो हम 2 to 2.5 से लेके 18 ईयर्स तक बच्चों को केटर कर रहे हैं। ओब्वियसली जो हमारे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं मोस्टली लाइक ऑटिज्म जो है वो 3 ईयर्स के बाद डायग्नोज होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं 2.10 पे, 2.7 पे, 9 पे कि बच्चों में सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हम सिम्टम बेस्ड मैनेजमेंट स्टार्ट कर देते हैं। हम उन्हें डायग्नोज नहीं करते, लेकिन हमारे पास बच्चों की रेंज जो है वो 2.10 से लेके 18 ईयर्स तक आ रही है। राइट, अगर मैं आपकी पहली बात से समझ पाया हूँ ठीक से, तो आप जो सर्विसेज इस सेंटर में दे रही हैं वो इंडिविजुअल थेरेपीज भी हैं, एकेडमिक अटेंशन भी है और प्रिपेयर्डनेस फॉर मेन स्ट्रीम स्कूलिंग भी है एंड इंक्लूसिव सेटअप भी है, डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ जो भी आपके पास बच्चे आते हैं। तो क्या ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। और सेकेंडली एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं अगर आपको बताऊं तो हम लोग वोकेशनल थेरेपी दे रहे हैं। वोकेशनल थेरेपी इस टाइम अगर मैं देखूं तो बहुत कम लोग हैं जो इसमें सर्टिफाइड है, एंड आई एम सर्टिफाइड इन असदान, जो कि प्रॉपर वोकेशनल ट्रेनिंग का एक सर्टिफिकेशन है, जिसमें हम बच्चों को डिफरेंट जो है टेक्निक्स और थेरेपीज में चीजें सिखाते हैं। इस तरह कुकिंग है, गार्डनिंग है, कम्युनिटी वर्क है, वो तमाम चीजें उसमें ऐड हो जाती है, तो वो चीजें भी हम इसमें ऐड करते हैं। और ये जो वोकेशनल का आपने बताया, तो इसमें आप किस एज ग्रुप को टारगेट करते हैं? जो वोकेशनल होता है बेसिकली वो 10 के बाद कंसीडर होता है, लेकिन अगर मेरे पास कोई हाई फंक्शनिंग बच्चा है, वो 8 ईयर्स का है, वो अच्छा उसमें परफॉर्म कर रहा है, तो जरूर मैं उसको केटर करती हूँ बीच में। राइट, अच्छा, यहाँ पे जो आपके पास बच्चे आते हैं ऑलरेडी असेसमेंट एंड डायग्नोसिस लेके आते हैं, या यहाँ पर भी आपके पास असेसमेंट और डायग्नोसिस की सहूलत है, या वो पहले से करवा के आते हैं? तो मोस्टली जो बच्चे आते हैं तो हमारे पास चिल्ड्रन हॉस्पिटल से होके आते हैं कि वो हम डायग्नोसिस करवा के आए हैं, लेकिन यहाँ पर भी कुछ पेरेंट्स आते हैं जिनके हम डायग्नोसिस करते हैं। अब दो तरह की डायग्नोसिस होते हैं, एक होता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट के बच्चे को ऑटिज्म है या नहीं है, एक होता है कि हम स्किल बेस्ड असेसमेंट करते हैं। तो स्किल बेस्ड असेसमेंट तो हम हर बच्चे की खुद करते हैं। डायग्नोस्टिक असेसमेंट अगर पेरेंट करवा के आए हैं तो फिर हम नहीं करते, और अगर पेरेंट चाहते हैं तो हम दोबारा से उसको रीसेस कर लेते हैं। राइट, क्योंकि मैंने कुछ सेंटर्स में डायग्नोसिस की फैसिलिटी नहीं होती, तो इसलिए मैंने ये थोड़ा क्लियर करना चाहा। एक चीज बताइएगा कि आपने शुरू में जिक्र किया कि इंडिविजुअल थेरेपीज भी होती हैं, ग्रुप थेरेपीज भी होती हैं, ग्रुप सेशंस भी होते हैं। तो जब ग्रुप्स में आप बच्चों को रखते हैं तो उसमें भी कुछ आपने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि कितने नंबर ऑफ बच्चे जो हैं वो एक ग्रुप में हो सकते हैं,
उसको कैसे आप लेके चलते हैं? ऐसा होता है कि हम कंसीडर करते हैं कि 3 to 4 किड्स हो, मैक्सिमम 5 बच्चे हों, ठीक है, और उसमें भी उनका जो लेवल है सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं सुबेर को माइल्ड के साथ या माइल्ड को मॉडरेट के साथ बिठा दूंगी या उनका ग्रुप करवाऊंगी। मैं उन्हीं बच्चों का करवाऊंगी जो एक ही लेवल के बच्चे होंगे, ताकि वो एक साथ उन चीजों को लर्न भी करें और उसके बाद वो फर्दर जो है वो मेन स्ट्रीम की तरफ जाए। राइट। तो इस वक्त तकरीबन आपके पास कितने बच्चे आ रहे होंगे? आपने अभी जिक्र किया कि कुछ अर्सा पहले आपने जुबली जो सेंटर है, सोसाइटी है, वहाँ, तो जुबली टाउन है। जुबली टाउन, तो वहाँ पे भी आपने एक ब्रांच अपनी ओपन की है रिसेंटली। तो उसकी वजह क्या है कि लोगों को, क्योंकि लाहौर एक बड़ा सिटी है और ट्रांसपोर्टेशन और लोगों का ट्रैवलिंग एक बड़ा मसला होता है। किसी भी अच्छे सेंटर को वो इस रेफरेंस में भी मिस लेते हैं कुछ लोग, ट्रैवलिंग टाइम बहुत ज्यादा है। तो उस पे आप बताइए। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आपको आइडिया है जोहर टाउन और जुबली टाउन का डिस्टेंस इतना है कि 20 to 25 मिनट्स का डिफरेंस है। लेकिन ये है कि बहुत सारे पेरेंट्स जो बहरिया में रहते थे और जो कैनाल वाली साइड पे रहते हैं, उनका कंसर्न था कि आप इस साइड पे आए और हम यहाँ पर अपना सेंटर ओपन करें। तो एक रीजन ये भी थी कि वहां पर हमने अपना जो है स्टार्ट किया दोबारा से, तो अभी और एक आपके सेंटर सेंटर, यहाँ पे कर रहे हैं जोहर। सॉरी। राइट। तो मैंने दूसरा ये पूछ रहा था कि मैं मिस ना हो जाए कि वो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ बच्चे आपके पास अभी आ रहे हैं तकरीबन? हमारे पास ऑलमोस्ट 45 to 50 किड्स इन सेंटर है। उसके अलावा हमारे ऑनलाइन सेशंस भी चल रहे हैं। अच्छा, चलें, आपने ये पहले ही मुझे बता दिया कि ऑनलाइन, मैंने ये पूछना ही था कि आप ऑनलाइन भी सर्विसेज दे रहे हैं। बिल्कुल, हम ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो कि लाइक राइट। ऑस्ट्रेलिया से, दुबई से और सिडनी से जो है वो ले रहे हैं सेशंस। और इवन पाकिस्तान में भी जैसे रहीमिया खान से ले रहे हैं, शिखुपुरा से ले रहे हैं, जो नहीं आ सकते, तो वो इस तरह से हमारे से ऑनलाइन सेशंस। और कुछ तो ऐसे सिटीज हैं जहाँ पे, जिस तरह आपने रहीम यार खान का नाम लिया, वहाँ पे ऐसी कोई प्रोफेशनल्स अवेलेबल भी नहीं है, तो वहाँ पे तो बिल्कुल। प्रॉब्लम है। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए कि ऑनलाइन सेशंस एंड फिजिकल सेशंस, ऑनलाइन सेशन भी इफेक्टिवनेस के लिहाज से आप कैसे कंपेयर करती हैं फिजिकल एंड ऑनलाइन सेशंस? अगर मैं आपको कहूँ कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, तो ये वो हम्म। चीज है। क्योंकि अभी आप मैं कहूँ कि अच्छा अपने बच्चे को कुछ ना कराएं क्योंकि ऑनलाइन उतना इफेक्टिव नहीं है, तो ये तो बच्चे के साथ भी थोड़ी ज्यादती हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से हम्म। अगर वो नहीं आ सकता है, एटलीस्ट हम उसे कुछ ना कुछ तो देते रहें ताकि वो प्रोग्रेस करे, वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाए। राइट। आप खुद भी एक प्रोफेशनल हैं, तो हमें आप अपने बारे में भी थोड़ा सा बताइए, अपनी एजुकेशन और अपने एक्सपीरियंस और अपनी एक्सपर्टीज का, कि आप किस फील्ड से पर्टिकुलरली ताल्लुक है आपका? बाय प्रोफेशन मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से जो है वो क्लिनिकल में स्पेशलाइजेशन की है। और ऑलमोस्ट मुझे इस फील्ड में 9 to 10 years हो चुके हैं, और मैंने 2 सेंटर्स में एज अ क्लिनिकल डायरेक्टर जॉब की है, और अब मैं अपना सेंटर जो है वो रन कर रही हूँ। ये सेंटर कब से रन कर रहे हैं आप लोग? शायद मिस हो गया ये पॉइंट। ऑलमोस्ट, जी जी, ये ऑलमोस्ट मुझे 1 year हो गया इसको रन करते हुए। अच्छा, माशाल्लाह, सही। तो 1 year में ही दूसरी ब्रांच भी आपने ओपन कर ली, ये तो बहुत अच्छी। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आपने अपने बारे में तो बताया, ये आपके पास यहाँ पे सेंटर में आपके अलावा और कौन कौन से प्रोफेशनल्स बच्चों के लिए अवेलेबल हैं? अगर अपनी टीम के बारे में अगर थोड़ा सा आप बता सकें। जी, हमारे पास यहाँ पर प्रोफेशनल्स बिहेवियर थेरेपिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट और एजुकेशनिस्ट हैं, जो कि तमाम लोग जो है वो क्वालिफाइड हैं। इवन मैं पेरेंट्स से कहती हूँ कि आप आते हैं, आप उनकी डिग्रीज को भी जरूर चेक करें, आप जिस भी सेंटर में जाते हैं, और आप देखें कि आपके बच्चे के साथ कौन काम कर रहा है। तो तमाम लोग प्रोफेशनल्स हैं और क्वालिफाइड। राइट। तो जब आप नए नए मेंबर्स ऐड करते हैं, दूसरी ब्रांच भी आपने ऐड की, तो आप क्वालिफिकेशन और जो एक्सपीरियंस है, दैट इज वन थिंग। इसके अलावा कोई ऐसी चीज जो आपको रिक्वायर्ड होती है, जो आप देखते हैं जो भी स्टाफ हायर कर, वो क्या चीज है? एक एजुकेशन तो एक लेकर आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं एजुकेशन लेके, लेकिन मैं ये साथ में ये भी देखती हूँ कि उनका बच्चों को डील करने का तरीका कैसे, वो बच्चों को हैंडल कैसे करें। तो ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं डेमो लेती हूँ लाजमी इंटरव्यू के साथ, ताकि मैं ये चीज चेक कर सकूँ कि बच्चों को हैंडल कैसे कर रहे हैं, उनको बिठा कैसे रहे हैं, उनको ट्रीट किस तरह से कर रहे हैं। राइट।
तो अगर मैं ये पूछूं कि कुछ ऐसी यूनिक फीचर, कोई खुसूसियत आपके सेंटर की जो आप हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहें, और दूसरा ये कि जब आप एज अ सेंटर बच्चों पे काम कर रहे होते हैं तो किन पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं आप एज अ सेंटर, उनकी लर्निंग और हाँ, ग्रोथ? अगर आप यूनिकनेस की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी दिल से कोशिश होती है कि हम बच्चों में इम्प्रूवमेंट लेकर आए। और उस इम्प्रूवमेंट के लिए मैं आपको बताऊं तो हम लोग यहाँ पर वीकली बेसिस पे पेरेंट्स को वीडियोस भी भेज रहे हैं, पेरेंट्स को ऑब्जर्वेशन भी करा रहे हैं, मंथली बेसिस पे प्रोग्रेस रिपोर्ट्स भी भेजते हैं। जो हम पेरेंट्स के साथ कर सकते हैं और बच्चे के साथ कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। और ओपन हम देते हैं पेरेंट्स को कि ओपन हाउस है, आप आए, ऑब्जर्वेशन करें, आप जिस तरह से वो चाहते हैं उन चीजों को केटर करते हैं। तो मुझे लगता है ये चीज यूनिक है क्योंकि बहुत सारे सेंटर ये चीजें नहीं प्रोवाइड कर रहे। हम्म। आपका सेकंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड, मैंने ये पूछ रहा था कि आप एज अ सेंटर बच्चों की लर्निंग एंड ग्रोथ पे किन पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं? देखिए, हमारा बेसिकली जो काम होता है कि हम हर चीज को ऑब्जेक्टिव सॉरी हम हर चीज को उस तरह से रखें कि हमारे रिकॉर्ड में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं आप हेजिटली काम कर रही हूँ। मैं अगर बच्चों की कोई बिहेवियर आ रहा है, मेरे पास उसकी फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए। अगर मैं बच्चों के ऊपर काम कर रही हूँ तो मेरे पास उसकी प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए कि मैंने कितना काम किया, बच्चे ने एक मंथ में कितनी प्रोग्रेस की है। तो रिकॉर्ड्स हमारे पास होने चाहिए प्रॉपर उस चीज के, ताकि वो बच्चा इंप्रूव करे उसके साथ। राइट। आपने वो जिक्र किया था कि पेरेंट्स को ऑब्जर्वेशन की इजाजत होती है और उसका बंदोबस्त किया जाता है, तो पेरेंट्स की अपनी कुछ ट्रेनिंग या गाइडेंस की भी उनको जरूरत होती है ताकि वो जो आप लोग सेंटर में काम कर रहे होते हैं घर पे भी वो उसी लाइन को टो कर सकें। तो उनकी ट्रेनिंग या गाइडेंस के लिए आप लोग क्या करते हैं? अच्छा, एक तो ये है कि हम सेमिनार वगैरह कंडक्ट कर सकते हैं, सेकेंडली हम करते हैं। और सेकेंडली हम ये करते हैं, जब पेरेंट्स ऑब्जर्वेशन के लिए आते हैं तो 20 मिनट्स की ऑब्जर्वेशन होती है, 20 मिनट्स के लिए पेरेंट ही थेरेपिस्ट बन जाता है और वो बच्चे के साथ काम करते हैं और हम साथ साथ गाइड करते हैं, अब आपने ये कमांड देनी है, अब आपने ये बोलना है, अब आपने इस तरह से बोलना है। तो पेरेंट्स को अंडरस्टैंडिंग आती है कि हमने बच्चे के साथ काम कैसे करना है प्रैक्टिकली। तो फिर 20 मिनट्स के लिए पेरेंट बच्चे के साथ काम करता है। राइट। अच्छा, ये मैंने थोड़ा ये भी एक यूनिकनेस है कि ये मैंने पहले नहीं सुनी कि वो इतना टाइम के उसके साथ काम करने का मौका देते हैं और फिर साथ साथ उसको गाइड करते हैं। राइट। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, एक चीज, जो आप अपना स्टाफ हायर करते हैं वो क्वालिफाइड होता है, ट्रेंड होता है, एक्सपीरियंस भी होता है, लेकिन मैंने देखा इस फील्ड में एजुकेशनल अपडेट और ट्रेनिंग अपडेट्स की जरूरत पड़ती रहती है। तो उस सिलसिले में आप लोग जो अपना स्टाफ है उसकी रेगुलर ट्रेनिंग अपडेट्स, नई रिसर्च और नई प्रैक्टिसेस, उसके लिए क्या करते हैं आप? अच्छा, उसके लिए हम ये करते हैं कि हम मंथली बेसिस पे जो है प्रॉपर ट्रेनिंग्स भी करते हैं, जो अपना स्टाफ होता है उसकी। अगर उसके अलावा देखें तो मोस्टली स्टाफ हमारा आरबीटी ट्रेन है। मैंने खुद बीसीबीए स्टार्ट किया तो ऑलमोस्ट 7 to 8 मंथ्स मैंने किया, फिर मैंने सेंटर स्टार्ट करना था तो फिर मैंने जो स्किप करना पड़ा। खैर, लेकिन ये है कि हम फर्दर करते रहते हैं कि कोई ना कोई नॉलेज आता रहे और मैं अपने स्टाफ से भी उसको शेयर करती हूँ। राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन जो हमें पेरेंट्स कहते हैं कि लाजमी पूछा करें, वो ये है कि जिसमें वो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं उस मालूमात को लेने में, कि आपके सेंटर की कुछ फीस स्ट्रक्चर के बारे में अगर उनको कुछ मालूम हो सके, किसी तरह थोड़ा आइडिया हो सके पेरेंट्स को, तो वो जरूर शेयर कीजिए। तो फी स्ट्रक्चर अगर आप मुझसे इंडिविजुअल सेशंस के अकॉर्डिंग पूछे तो लाइक हम इंडिविजुअल सेशंस नहीं लेते, हम मंथली ले रहे होते हैं। तो अगर राइट। मैं मंथली लिखूं तो हम उसमें 15,000 पर मंथ करते हैं पेरेंट्स के साथ। और अगर वो ज्यादा सेशन लेते हैं हम उसमें भी पेरेंट्स को कंपनसेशन दे देते हैं। जितना मैं कंपनसेट कर सकती हूँ पेरेंट्स के साथ वो मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं किसी भी पेरेंट को नो नहीं बोलना चाहती, ताकि ये मेरे नो बोलने से उस बच्चे की प्रोग्रेस जो है वो अफेक्ट हो जाएगी। हम ट्राई करते हैं कि हम उसको इस तरह से लेके चलें, लेकिन अगर मैं बेसिकली आपको बताऊं तो दैट इज 15,000 पर मंथ। अच्छा, एक आपने जिक्र किया था कि शुरू में कि क्लिनिकल सेटअप भी है, थेरेपीज भी होती हैं और इंक्लूसिव सेटअप भी है। हमारे यहाँ आप अपने सेंटर को इंक्लूसिव सेंटर कहती हैं, तो हमारे व्यूअर्स को ज़रा इंक्लूसिविटी और इंक्लूसिव सेंटर क्या होता है, कैसा होता है, क्योंकि ये पाकिस्तान में काफ़ी फ्रेज यूज तो होता है, लेकिन काफ़ी कन्फ्यूजन भी है। तो आप अपने सेंटर देखिए को इंक्लूसिव कहते हैं, तो कैसा होता है इंक्लूसिव सेंटर? देखिए इंक्लूसिव सेटअप में ये होना चाहिए कि आपको एजुकेशन की तमाम सहूलतें मैसर होनी चाहिए।
ठीक है, वहां पर आपको पता हो आपकी लर्निंग के लिए आपको तमाम चीजें मौजूद हो। अगर मैं कहूँ कि ये मेन स्ट्रीम और इंक्लूसिव सेटअप हमारे में क्या फर्क है, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा फोकस्ड स्टडी कर रहे होते हैं, ग्रुप स्टडी दे रहे होते हैं बच्चों को, और उसमें हम हर बच्चे पे फोकस कर रहे होते हैं। और स्कूल्स में ये होता है कि ज्यादा बच्चे होते हैं तो वो उस तरह से अटेंशन नहीं मिल रही होती, तो यहाँ पर हम बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता इंक्लूसिव सेटअप की ट्रेनिंग दे देते हैं, लाइक 5 से 6 बच्चे फिर 7 बच्चे, ताकि उसे एक तरीके से बैठना आए, ताकि वो मेन स्ट्रीम में जब जाए तो उसके लिए प्रॉब्लम ना हो। राइट। अच्छा, एक चीज, पाकिस्तान में तो अभी भी बहुत सारी जगहों पे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, एबनॉर्मल बच्चे, नॉर्मल बच्चे, ये फ्रेजेस यूज होते हैं। दूसरी जगहों पे न्यूरो डाइवर्जेंट एंड सो ऑन, बहुत सी टर्म्स हैं। आपके ख्याल में इन टर्म्स को यूज करने से फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि जब आप पेरेंट्स से पूछें, लाइक आज ही मेरे पास एक मदर आई थी और मुझे कह रही थी कि मेरे बच्चे को कहते हैं पागल हो गई है ये, तो ये चीज पेरेंट्स के लिए सुनना बहुत बहुत मुश्किल है। और इवन अगर हम लोग एज अ प्रोफेशनल देखें तो ये बहुत गलत बात है कि हम ऐसे अल्फाज किसी भी इंसान के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि जो चीज होती है, अगर आजमाइश है वो अल्लाह की तरफ से, तो हमें कुछ नेगेटिव वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए अगर हम कुछ पॉजिटिव यूज नहीं कर सकते। राइट। अच्छा, बिल्कुल। मेरा ऑलमोस्ट, हमारा इंटरव्यू तो ऑलमोस्ट एंड पे है। जो लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा आपसे वो ये है कि आप एज अ प्रोफेशनल पेरेंट्स को क्या एडवाइस करेंगी कि जब वो एक सेंटर को या सर्विसेज लेने के लिए चूज कर रहे होते हैं, तो उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? वो कैसे पेरेंट्स जो है वो एक अच्छे सेंटर को ढूंढ सकते हैं और अपने बच्चे को वहां ले जा सकते हैं? क्या ऐसे पॉइंट्स उनके जहन में? देखिए, पेरेंट्स जब विजिट करने आते हैं किसी भी सेंटर को, जो बंदा उनको मिला है वहां पर जो उनसे बात कर रहा है, एटलीस्ट वो क्वालिफाइड होना चाहिए, वो उस फील्ड से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो उस फील्ड से नहीं है और वो आपको गाइड कर रहा है। तो ये क्वैक्स बहुत ज्यादा जो है आजकल, आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा ये चीज इन हो चुकी है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि जिससे वो बात करें और जो थेरेपिस्ट दे रहे हैं उनकी बच्चों की, उन तमाम लोगों की क्वालिफिकेशन उनको पता होनी चाहिए कि किस कौन कौन सेशन ले रहा है। लाइक स्पीच थेरेपिस्ट ही सेशन ले रही है, ऐसा तो नहीं है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट स्पीच का सेशन ले रहे हैं। और सेकेंडली, जो सामने आपके बंदा बैठे है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जब आप शुरू में भी आपने जिक्र किया था कि मतलब उनकी डिग्रीज चेक करें, तो आपने क्या अपने सेटअप पे डिस्प्ले की होती हैं वो डिग्रीज, या किस तरह वो चेक करते हैं? अगर मुझे पेरेंट्स कहते हैं कि वो देखना चाह रहे हैं तो मैं उन्हें शो करवा देती हूँ कि अगर आप ओके। देखना चाहते हैं। और दूसरा, एक प्रोफेशनल के बात करने का स्टाइल बता रहा होता है कि वो कितना एजुकेटेड है। और उसके अलावा अगर मुझे पेरेंट्स कहते हैं तो मैं उनको शो भी करती हूँ। राइट, राइट। ठीक। ले, हमारा इंटरव्यू का सेशन जो था, हमारे सारे क्वेश्चन जो हैं वो तो पूरे हो चुके हैं, और हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा अदा करेंगे कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और आई थिंक अभी भी शायद आपके कुछ सेशंस हों, लेकिन बहुत शुक्रिया कि आपने उसमें से टाइम निकाला। एंड हम उम्मीद करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन आपके बारे में और आपके सेंटर के बारे में हमारे व्यूअर्स के लिए काफ़ी मुफीद साबित होगी। थैंक यू सो मच। और थैंक यू एवरीवन एज वेल फॉर वॉचिंग। और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।